विकाराणाम अकुशलो न जीव्यात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामो अस्ति ध्रुवा स्थिति। अनुक्त व्याधि का कंसेप्ट यह है, भागवत में दिया है। अनुक्त व्याधि यानी जिस व्याधि का आपको नाम नहीं आप रखते या नाम आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, उसके पीछे रहना नहीं। विकाराणाम अकुशलो न जीव्यात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामो अस्ति ध्रुवा स्थिति। कोई सब व्याधियों के नाम रखना मुश्किल है, इसलिए आपको क्या करना है, दोष दुष्य संरचना देखनी है। स्किन डिजीज वाला है तो फिर ये बीजाक्षी का है क्या, किटी का कुष्ठ है क्या, कपाल कुष्ठ है, इतना सोचने के बजाय उसमें दोष दृष्टि क्या है। सोरासिस वाला पेशेंट आता है, सोरासिस बोलते हैं, लेकिन वहाँ दोष प्रधान वात प्रधान पित्तानुबंधी, वात प्रधान कफानुबंधी है। ये कंसेप्ट दिमाग में रख के यदि चिकित्सा करके, वात का उद्भव स्थान क्या है, पक्वाशय, और पित्त का उद्भव स्थान कच्चे मनाशी। तो उस पेशेंट का पक्वाशय और कच्चे मनाशी के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं, बस्ते और रक्त विरेचन और रक्त मोक्षण। तो स्किन डिसीज या तो सोरासिस जो भी एक्सपायर्ड होगा अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से दोष दुष्य समूर्चना दिमाग में रख के आप ट्रीटमेंट करो, प्रैक्टिस करो, ऐसा वो आपको का कहना है। इसलिए कोई भी व्याधि जो मॉडर्न की डायग्नोसिस करके आता है, पीसीओडी हो और दूसरा कोई एक अलग एक्सरसाइज व्याधि हो, सोरासिस जैसे नाम वाले स्किन डिसीज हो, यहाँ आपको दोष दुष्य समूचना ध्यान देके ट्रीटमेंट करनी है। और उसका निदान कैसा करना है, कभी कभी निदान करते वो हेतु मिलता ही नहीं। अभी वो पंचकर्म किया वो लड़के का, उसने बताया मुझे सिर्फ कमर दुख रही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, मुझे कमर दुख रही है बस। तो तुम कितना भी उसको उगलाओ वो उतने बोलेगा नहीं, फिर कमर, सिर्फ कमर, फिर कमर। तुमको याद आना चाहिए कमर कहाँ, कटी कहाँ है, तो पकवाशे चेक करना है। पकवाशे को हाथ लगा तो बोलेगा हाँ संडा साफ नहीं होता, गैस होता है। कटी सख्ती, मांडी को हाथ लगा तो हाँ कभी कभी मांडी दुखती है, इंडिया दुखती। फिर वो आगे तो जब तक वो हाथ नहीं लगाते पूछते नहीं, इसलिए 11 बार अध्याय पाठ चाहिए और वो आदत चाहिए ये सब पूछने की, तो पेशेंट बराबर उगलता है। स्रोत कान चेक करना है, अस्थि चेक करना है, स्पर्शन इंद्रिय चेक करना है, ये रोज प्रैक्टिस काम आगे। इसके बावजूद भी कभी कभी आपको हेतु नहीं मिलता, संधिकृष्ट हेतु मिलता है। पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो ही उसका दर्शन हो जाता है। इस सामान्य मध्य प्रकृति का यानी शायद पित्त प्रधान प्रकृति का होगा, कोष्ठ कैसा है, मृदु है, अग्नि कैसा है, तीक्ष्ण है, मध्यम प्रकृति है, शरीर यष्टि मध्यम दिख रही है। 3-4 मुद्दों से आप उसका पित्त प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं। कोष्ठ है, विषम अग्नि है, वात प्रकृति के अवस्था में चला जाता है। तो ऐसे प्रकृति उसका समझने में ज्यादा तकलीफ, दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर स्पर्शन, उष्ण स्पर्श है, शीत स्पर्श है, खर स्पर्श है, और कुछ तकलीफ है, काठिन्य है कि मार्दवता है, ऐसा सब देख के उस पेशेंट को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब से, 4 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, कब तकलीफ होती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद होती है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, सवेरे खाली पेट, सवेरे वात काल में होती है, नहीं पित्त काल में होती है, कफ काल में होती है, कब और कहाँ, वात स्थान में होती है, पित्त स्थान में होती है, कफ स्थान में होती है। ये प्रश्न पूछ के उसको आप त्रिविध परीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अष्टविध परीक्षा ओपीडी लेवल में ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, आकृति। नाड़ी में वात पित्त कफ, पहला वात का, दूसरा पित्त का, तीसरा कफ का, ऐसे 3 है। हम पेशेंट को चेक करते हैं। जिसकी नाड़ी लगती है, अभी नाड़ी देखो ऐसा पेशेंट ने बोल दिया तुम क्या करेंगे, आंखें ऊपर करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकते। इसलिए नाड़ी को, उसका नाड़ी का बल पहले देखना है दवा के। इतना तुमको आता है, योग रत्नाकर में इतना ही आया है, वात की पित्त जैसी नाड़ी है। इसके अलावा नाड़ी में, आयुर्वेद में नाड़ी का कोई लेना देना नहीं, और बृहत्त्रयी में तो कोई लेना देना नहीं। बृहत्त्रयी वाला कोई भी वैद्य जो चरक शिशु की प्रैक्टिस करता है, उसका नाड़ी से दूर दूर तक संबंध नहीं। बीच के काल में मुसलमान लोग जो आए बाहर से, तो वहाँ वो पर्दा था, ये था कि वो उधर इधर से नाड़ी डालता था, वो उसको हाथ लगाते थे, और बाहर से, पीछे पर्दे के बाहर से अंदाजे सब कारक करने वाली प्रैक्टिस है नाड़ी परीक्षा। ये सब अंदाजे प्रैक्टिस होती है। आज भी उनकी अंदाजे प्रैक्टिस रहती है। पित्त लग रहा है ना, हमारे पास पित्त शामक क्या क्या है, प्रवाह है, शंकर है, शक्ति के, मुक्ति के, पोक्ति के, कुछ भी दे दो,
कुछ ना कुछ कारण लग जाएगा, उसमें पक्का निदान उसमें नहीं है। जैसे नाड़ी, फिर मल परीक्षा एक विशेष परीक्षा है। मल मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है। तो मूत्र पर होती पीली है, सफेद है, बार बार होती है। आती सुष्टवाती बुद्धम सुपेजम अल्पाल पंगे सब मूत्र के। जीवा साम्य का निराम है। यदि साम्य तो फिर स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव अन्य मूर्ता आलस्य अपस्पष्ट। इसलिए अष्टदोष नाड़ी मल मूत्र जीवा। फिर आगे जो शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति, ये आगे के चार, उसको इन चारों को समझने के लिए आगे के चार दिए हैं। ये अष्टविध परीक्षा, उसमें चार ही परीक्षा प्राय हम करते। बाकी जो शब्द, स्पर्श, घुटने का आवाज आ रहा है शब्द है ना, वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श, दृक दिखने में अभी आई थी डॉक्टर, उसके लिए क्या कौन सा ईश्वर जो बात का क्या था, ग्लूटेल मसल एक फूक सूजा था राइट साइड का, लेफ्ट साइड का बारीक था। तो ये आपको समझ आता है। जो आकृति कैसी, कफ प्रकृति का है क्या, मैं तो बोला स्पीक तनोधर्म लंबन, मैं तो उसके वाला तो आपको वो आकृति, स्पाइन बार बार देखिए आकृति, उसकी स्पाइन का नेचुरल ऐसा चाहिए। इसमें खड्डा पड़ रहा है, इसका स्पाइन का स्ट्रक्चर ज़्यादा टेढ़ा तड़ा है। ये अष्टविध परीक्षा में आपको देखना है। उतना आपको ही देखते हैं, चार ही पहले वाला उत्तर जीवा देख के भागते आगे। इसके बाद भी यदि हेतु मिल नहीं रहा, पेशेंट को अनुपश है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली परीक्षा यानी दशविध परीक्षा है। तो उस दशविध परीक्षा को सूक्ष्म समीक्षा की जाती है, उसकी सूक्ष्म समीक्षा होती है। अब इस दशविध परीक्षा सूक्ष्म समीक्षा कौन कर सकता है? बहुत लोगों को चल आज इसकी दशविध परीक्षा लिख के दे, लेकिन वो लिखता है दोष, दुष्यने दोष, वात, दुष्यने धातु मध्य, लेकिन उसके पीछे कार्य कारण भाव लगाने को बोला तो कुछ नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिस का भाग है। हम प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं, हम खुद को सुपर स्पेशलिस्ट समझते हैं। इसलिए वो जब अभ्यास की व्याख्या ही सतत शीलन क्रिया, बार बार करने से वो अभ्यास होता है, बार बार हम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है। और फिर पेशेंट जब सामने आता है तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, और निदान ही कच्चा है तो फिर चिकित्सा भी कच्ची हो जाती है, फिर रिजल्ट नहीं मिला, कितने परेशान आता है, टेंशन आता है। इसलिए वो नाड़ी दशविध परीक्षा सूक्ष्म समीक्षा करें। कब कर सकते हैं? तो 12वां अध्याय 11वां अध्याय तुम्हारा पाठ होगा तो तुम सूक्ष्म समीक्षा कर सकते। पाठ है लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो भी कोई फायदा नहीं। रट्टे मारने को मैंने एक श्लोक बता दिया, नासा नाभि गला शरीर, आप आगे का बोल सकते हैं, लेकिन वो नासा नाभि गला पेशेंट में कब देखेंगे? पेशेंट में देखने के लिए रोज पेशेंट की प्रैक्टिस करें। रोज नाभि के पीछे हाथ लगाओ, नाभि के ऊपर हाथ लगाओ, घुटने को हाथ लगाओ, पाँव को हाथ लगाओ, तलवे में उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, ऐसे करते करते आने वाली चीज है ना। और वो आने वाली चीज के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम है। दशविध परीक्षा क्या करती है? तो एक संप्राप्ति बनाती है, और अपनी जो पहले वाली संप्राप्ति जिससे अनुपश है, उस संप्राप्ति को ये दशविध परीक्षा कंपेयर करना है कि हमारी क्या गलती हुई, वहाँ हमको मिल जाती है उसके हेतु आते थे दशविध परीक्षा में। और हेतु ढूंढने के लिए दशविध परीक्षा पूछने के बाद पेशेंट को क्या था, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो अभी जो दिमाग में अटका हुआ है, मुझे कमर ही दुख रही है, उससे वो दूसरी चीज़ें उसको पूछते हैं, तब वो कमर से हट जाता है, फिर सही उत्तर देना चालू हो जाता है। इसलिए दिनचर्या सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या करता है ये पूछा, तो फिर वो कमर की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर वो बोलता है 7 बजे उठता हूँ, या 8 बजे उठता हूँ, कभी 9 बजे उठता हूँ, कभी नहाने के पहले नाश्ता करता हूँ, फिर नाश्ते के बाद नहाता हूँ। ये हेतु है। ये दिनचर्या पूछेंगे तो ही मिलेंगे। खाने के बाद वापस आइसक्रीम खाता हूँ, खाने के बाद तुरंत सो जाता हूँ, रात को सोते वक्त पानी पीता हूँ, प्रतिशय वाले हेतु है प्रतिशय का। ऐसे हेतु दिनचर्या में तुमको बताएगा। और दिनचर्या में यदि वो हेतु नहीं बता पाता तो तुमको ये दशविध परीक्षा पेशेंट की करनी है, और शांति से करनी है। उसकी दाढ़ी ज़्यादा टाइम देखनी है, फिर उसको पेट चेक करना है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न करना है। तब दुष्य, पहला दशविध परीक्षा का पहला जो है वो दुष्य ने क्या,
दोष और दुष्य दोनों भी उसमें आपको देखने हैं। दोष कौन सा है और स्थान कौन सा है। अपन हमारे हिसाब से हमारी भाषा में हम दुष्य यानी क्या दोष और स्थान, अवस्था बाद में देखेंगे। देश, दुष्य दोष स्थान अवस्था ये दुष्य में आ जाते हैं। फिर देश, अभी देश यानी क्या, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रही है, आप जहाँ गुण है उस देश के बारे में भी हम सोच सकते हैं। देश यानी उसकी देह यष्टि, लेकिन आगे प्रकृति लक्षण आया है, इसलिए वो देश प्राय हमको देखना है। जंगल देश में है, अनुप्रदेश में है, साधारण देश में है, इसके बारे में सोच के उस पेशेंट को प्रश्न करना है। और 3-4 प्रकार है देश के उदाहरण, लेकिन आपने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी के मैं बताता नहीं। बल, रुग्ण का बल कैसा है और व्याधि का बल कैसा है, ये आपको पेशेंट में ढूंढना है। काल, कितने दिन से तकलीफ है, कल रात से आज खिचड़ी खाई थी, पचा नहीं, आज उल्टे जुलाब दोनों चालू हो गए। रोज मैं दही चावल, दही भात, दही खिचड़ी या केला और दूध खाता हूँ और मुझे अभी शीतल हुआ है। ये हेतु कौन सा है, कल का है या पुराना है या पुराना, कितने दिन से तकलीफ है उसके ऊपर हेतु आपको मिल जाए। अग्नि कैसा है, प्रकृति का अग्नि कैसा है, पित्त प्रकृति अग्नि तीक्ष्ण होना चाहिए। अभी बीमारी का अग्नि कैसा है, मंद है। प्रकृति का अग्नि पहले लिखो और फिर बीमारी का अग्नि आप भी कैसा है आज की तारीख वो लिखो। अग्नि के कारण बिगड़े हुए जो है, तीक्ष्ण है, विषम है, मंद है, ये जो भी होंगे वो प्रकृति को कंपेयर करके आपको वहाँ रखना है। तो आपको उसको क्या करना है, विषम है तो क्या करना है, मंद है तो उसको तीक्ष्ण में कैसा परिवर्तित करना है। अग्नि की चिकित्सा करते वक्त प्रबुद्ध दोष होंगे तो अग्नि मंद है, उसको दवाई पचन नहीं हो रही है, इतना अग्नि मंद है, और उसके ऊपर हम शमन चिकित्सा दे रहे हैं, तो अग्नि और शमन द्रव्य को पचन नहीं करेगा तो उन्हें कहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए आंदोलन, प्रकृति कौन सी है, प्रकृति के बहुत सारे फायदे आपको चिकित्सा करते होते हैं। कफ प्रकृति और कफों का व्याधि है, सुख साध्य है। वात प्रकृति और कफ का व्याधि है, उसको तकलीफ नहीं है। पथ्यापथ्य समझाते वक्त भी कौन सी प्रकृति है, कफ प्रकृति के उसको कार्यकारण भाव समझाओ कि भाई तेरे को नाक को तेल लगाया, नाक में घी डाला, वाप लिया, गरारे करा, तो तेरे को धूल धूल यही चिपकेंगे, अंदर जाएंगे नहीं, तेरी एलर्जी होगी नहीं। एक बार समझा दिया तो 10 साल बाद वो खुद बताएंगे कि आपने 10 साल पहले मुझे बताया था नाक को तेल लगा, आज भी मैं लगा रहा हूँ। कफ वाले को ज़्यादा दिनचर्या समझाते हो, पूरा कार्यकारण भाव सहित समझा दिया एक बार कि आपको उसका निदान परिवर्तन हो जाता है वापिस व्याधि उसका। पित्त वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तू लगा, तेरा नाक को तेरा ही फायदा है, तो फिर वो वाह लगाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, तो जरूरत उसको नहीं, उसकी प्रकृति है। उसको आप गुस्से से बोलने जाएंगे तो उल्टा उल्टा करते रहेंगे। पथ्य समझाते हो पेशेंट से काउंसलिंग कैसा करना, उसका ये टिपिकल उदाहरण है, तो वो काम करेगा। और जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी ये गलती है, फिर आपको एक्सेप्ट करने के लिए उसको बताने नहीं तू दही खा सकता है, आइसक्रीम खा सकता है, सिर्फ गर्म करके खाना पड़ेगा। तला हुआ खाना है तो नमक मत डालना, बिना नमक का कोई तला हुआ अच्छा नहीं लगता, कोई चुप बैठेगा। तो उसको वहाँ नहीं, और बात वाले को बारकाई से लिख के देता हूँ, पढ़ के ये करना है, क्योंकि उसको बार बार कंफ्यूजन होगा, बार बार पूछते आएगा, बार बार आपको तकलीफ देगा, इसलिए उसको कंफ्यूजन रखना ही नहीं। तेरे को फल वाली सब्जी, आपको ब्रैकेट में लेना, गिलका दोड़का दूधी रंगा पर ज्वारी दादर की रोटी, इतना ही खाना है, इतना पूरा वाक्य लिख दिया तो भी वो 4 बार पूछना आएगा। तो सब्जी रोटी कैसी पतली बनानी की गाढ़ी बनानी है, तीखा डालना कि नहीं डालना, थाली में डालना कि वाटी में डालना, सब पूछेगा वो। और इसके बाद भी वो घर पे जाके क्या करेगा तो उसकी कोई गारंटी। इसलिए उसके वार्तालाप सदा तुर ऐसा बताया, वो कभी हेतु परिवर्तन नहीं करता, इसलिए हमेशा वातुर रखने में बीमार रहता है। इसलिए प्रकृति का महत्व है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया प्रकृति का, और बाकी चीजें वो आपको एक एक उदाहरण पर दिमाग में बैठो, फिर बाकी चीजों में ऐड कर दिया। वो एक कौन सा है, बाल है, मध्यम है, वृद्ध है, उस हिसाब से साध्या साध्यते के लिए और चिकित्सा के लिए कौन सी चिकित्सा इसको सहन होगी। बाल है तो मीठी चीज़ें देनी पड़ेंगी, ईजी और ज़्यादा तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य इस्तेमाल नहीं करने हैं। मध्यम है तो कोई भी चीज़ आप दे दें, उसको पैलेटेबल चीज़ देनी पड़ेगी।
नौकरी करता है तो अलग चीज, बैठक वाला है तो अलग चीज, श्रम करने वाला तो अलग चीज, ऐसे सब उम्र के हिसाब से काम करा। तो गुण का सत्व कैसा है? सात्विक प्रकृति का है और सत्व भी अच्छा है, तो आप तुरंत रक्तमोक्षण कर सकते हैं, तुरंत बस्ती दे सकते हैं, तुरंत सब चीजें कर सकते हैं और उससे तैयार हो जाएंगे। सत्व अल्प है और आप कुछ करने गए, अभी कल के परसों ही कोई तो विश्वास का एक आया, मुसलमान आया था, तो सत्व एकदम अल्प था। और सत्व के साथ साथ विषय को वैश्य भी पाई चाहिए, वो नहीं इसलिए भी बोलते हैं, इसलिए आ जाता है और फिर उसको विश्वास लग रहा है जी हो रहा है, हमको लगता है चलो हम इसको नशे स्थानीय से दर्शन करवा देते हैं, तो करवाने गए खड्डे में, वही वो श्वास लगाया, जी घबरा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और आयुर्वेदिक दवाई से मेरी बीमारी बढ़ गई, मुझे एडमिट करना पड़ा, बहुत तकलीफ हुई। अभी एक कदर वाला आज दिन भर में 3 बार उसका फोन आ गया, एक कदर का मुझे मेरा बढ़ गया, हमने बोला बहुत अच्छा हुआ तेरा बढ़ गया, अच्छा हो जाएगा, संभाल लिया है, लेकिन ये पेशेंट के दिमाग में पक्का बैठ जाता है और फिर वो नीचे लगता है। तो ये चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए सत्व कैसा है, और सत्व आपको मतलब उसके ज़्यादा पीछे लगना नहीं, एकदम शांति से उसका काम करना है। सत्व नहीं है तो बड़ी जबरी कोई भी चीज़ कर देंगे, आपको लाख ऐसा लगता हो कि रक्तमोक्षण करने में अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका सत्व आपको है ना, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक वो विश्वास नहीं रखता, तब तक उसके पीछे लगता है। साथ में उस पेशेंट को प्रकृति साथ में क्या है, पित्त प्रकृति है तो कषाय तिक्त मधुरम पित्त मन्य, कषाय तिक्त मधुर रस को उसको साथ में चाहिए, लेकिन वो नहीं खा रहा है, वो तीखा खा रहा है, पित्त प्रकृति वाला, उसको क्या बोलते हैं, वो को साथ में। मैं हरी मिर्च खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा आज क्यों नहीं होता, आज धातु का बल अच्छा है, जिस तेरे को खबर नहीं होगा तब सब हरी मिर्च बाहर आएंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब इतनी हालत खराब हो जाती है कि हरी मिर्च क्या लाल मिर्च क्या कोई भी खा नहीं सकता, निकलना ही बंद हो जाता है। तो ये चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है कि वह आप बल अच्छा है इसलिए चालू है, वो साथ में उसको बार बार खा के उसमें साथ में हो गई वो चीज़, इसलिए उसको तकलीफ दिखने लगी, वो साथ में वाले को हम हेतु नहीं समझ सकते, ये दिमाग में रखना। ये हरी मिर्च खा रहा है इसलिए इसको बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसको उसका वो हेतु दिमाग से लग के आप ट्रीटमेंट करने जाओगे तो बचे थे। देश साथ में, देश साथ में यानी इस देश में ज्वारी दादर की रोटी और फल सब्जी ज़्यादा साथ में, यहाँ उपजता ही है ज्वारी दादर की रोटी, या उपजते हम ज्वारी दादर की रोटी खाएंगे, लेकिन यहाँ सरसों का साग खाने जाएंगे तो उसकी तकलीफ होने वाली है। या इडली सांभर एक दिन खाया मजा करके तो ठीक है, रोज रोज नाश्ते में हफ्ते में 2 बार 3 बार इडली आ जाती है, क्योंकि डायटिशियन को सिखाया जाता है कि 2 इडली 4 बिस्किट, वो डाइट मॉडर्न वाले जो कैलोरीज वाले वो इडली लिख के देते हैं, और फिर ऑटोइम्यून डिसीज बनता है, क्योंकि सब जो विदग्ध आहार है वो ऑटोइम्यून डिसीज का हेतु विदग्ध आहार है, विदग्ध सेल्स उसकी बनती है, और वो सेल्स एक बार विकृत होने लगी तो सब बीमारियाँ बनती है, एसिडी विसिडी सब विदग्ध आहार से बनती है। तो ये कारण उसका देश साथ में, इस देश में जो साथ में वही आप खाओ, उस देश में आप गए और यहाँ मैं अभी केरला में गया और मैं वहाँ बोलूँगा नहीं मुझे भाकरी चाहिए, रोटी चाहिए, तो वहाँ भाकरी खाए तो हालत खराब हो जाएगी, तो पेट में तकलीफ देंगे, वहाँ की भाकरी यहाँ की ऐसी बनेंगे नहीं। वहाँ तुमने चावल खाया उनके तो कुछ नहीं होता तुमको, लेकिन यहाँ चावल खाया तो तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ के चावल लंबे हैं, वो गैस पैदा करते हैं, वहाँ के चावल गोल है, वो पकाते वो पकाने का तरीका ऐसा है कि उसमें से कार्बोहाइड्रेट उठ जाते हैं, हल्का हो जाता है पचने के लिए, और उसके साथ वो आम्ल रस खाते हैं, सारम जो है वो आम्ल रस रहता है, तो उसको जीवन पाचन अनुलोमन करने में वो चीज़ें उसको काम में आती होंगी। तो देश साथ में, उसके बाद में साथ में के बहुत सारे प्रकार है। ऋतु साथ में, अभी धूप का महीना है या ठंडी का महीना है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, नहीं चलेगा। ऋतु साथ में, ऋतु में जो साथ में वो चीज़ ठंडी में गर्मास में ठंडी चीज़ खाई, शरबत की जरूरत है तो अभी शरबत से नहीं जाएंगे तो सर्दी काशी गला पकड़ लेना। ऋतु साथ में, देश साथ में, प्रकृति साथ में, व्याधि साथ में।
व्याधि के हिसाब से भी कुछ चीज़ें उसको साथ में कुछ भी हो सकती है। जैसे साथ में के बहुत सारे प्रकार उसमें आ जाते हैं। संस्कार साथ में, संयोग वो आगे जाके आहार में आएगा। तथा आहार, उसका आहार क्या है, उसको पहले तू क्या क्या खाता है लिख के रखने का। फिर ये जो आहार वो खा रहा है, सवेरे नाश्ते में ये चीज़ें खा रही है, दोपहर ये खा रहा है, शाम को ये खा रहा है, वो आहार उसका हेतु रहता है। बहुत बार तो बोलता है मैं तो सब्जी रोटी खाता हूँ, दूसरा कुछ खाता नहीं हूँ, मैं चावल और सब्जी खाता हूँ। फिर उसको हम सब्जी और रोटी खाने का संयोग कैसा करता है सब्जी रोटी का, तो मैं दाल भी डालता हूँ, सब्जी भी डालता हूँ, चावल भी डालता हूँ, सबको मिला के खाता हूँ। उसमें अचार भी डाल देता हूँ, थोड़ी चटनी भी डाल देता हूँ, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त सब इकट्ठा करके वो निकलता है। तो उसका पेट में क्या होने वाला है, अवस्थापात आवश्यक को समझेगा नहीं क्या क्लेजन करना है, पच्यमानाशय का एब्सॉर्ब करेगा। तो विरुद्ध आहार, इसलिए खाने के तरीके हमारे यहाँ, हम क्या करते हैं तो पहले मधुर आहार खाओ, क्योंकि आजन्म साधनात कुरुते धातु ना प्रबल, वो पचन करने की जड़ है। वो खाने के बाद कितनी भूख बाकी है उस हिसाब से आम्ल पाचक चीज़ें बीच में, और आखिरी में कषाय और कटु तिक्त और कषाय सबसे आखिरी में खाते हैं। यानी पीढ़े का पान फिर आखिरी में हम खाते हैं, कटु तिक्त कषाय का रस का। तो उस हिसाब से वो आहार उसका बनता है कि नहीं, वो आपको देना। आहार अवस्था से पृथक विधा, जो दुष देश बल काल अनल प्रकृति वय सत्व सात्म्य तथा आहार से, ये 10 आहार से आहार तक के जो 10 मुद्दे हैं, जो 10 पॉइंट है, इसका आपको पृथक्करण करना है। उल्टा सुल्टा पेशेंट को पूछ के तब जाके वो तुमको सही में आपको नॉलेज देगा कि नहीं ये मुझे इसकी वजह से ये तकलीफ है। इसको ये पृथक्करण कैसा करना है, तो सूक्ष्म समीक्षा। एक बार उसने आपको जो हिस्ट्री दे दी उसमें से आपको सूक्ष्म समीक्षा करनी है कि आपको समझ में आएगा कि इसको पित्त की तकलीफ है। पित्त, ये पहला मुद्दा आपको समझ में आएगा। फिर पित्त का कौन सा गुण बिगड़ा हुआ है, तो पित्त का स्निग्ध गुण बिगड़ा हुआ है। यानी पित्त की सूक्ष्म समीक्षा नहीं करती कि पित्त का स्निग्ध गुण बिगड़ा हुआ है। फिर हमारे किसके लिए सूक्ष्म चिकित्सा करनी है, सूक्ष्म समीक्षा दोष और औषध निरूपण है। दोष और औषध कौन सा चूज करना है, उसके लिए हमको सूक्ष्म दशविक परीक्षा का निरीक्षण करना है। दोष का सूक्ष्म चिकित्सा होगी, पित्त दोष स्निग्ध गुण है, उसका लगे चिकित्सा आ गया हमारे सामने, पित्त शामक द्रव्य दुर्वा अनंता। ऐसा कौन सा पित्त शामक द्रव्य है जो पित्त का स्निग्ध गुण कम करेगा, तो करुणिम्ब है। यानी तुम्हारा सूक्ष्म समीक्षा, स्निग्ध गुण के लिए नीम के पत्ते भी दे दिए, नीम का चूरन भी दे दिया, तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। लोग आरोग्यवर्धिनी को नीम की भावना है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी कोलेस्ट्रॉल के लिए देते 5,000 रुपये किलो की, लेकिन 550 रुपये किलो का कड़ू का इस्तेमाल नहीं करते। इतने खतरनाक वैद्य हैं। और काम कौन करने वाला है, तो नीम करने वाला है। उल्टा आरोग्यवर्धिनी में उल्टे सुल्टे इतने द्रव्य, कुटकी बेदर सब चीजें उल्टा उस पेशेंट का ये खुद के 3 तरह मैंने वृक्ष गुण बढ़ा देती है। इसलिए सूक्ष्म दोष औषध निरूपण, दोष और औषध का निरूपण करने के लिए समीक्षा आपको दशविक परीक्षा की करनी है। वर्तते चिकित्साया, जो इस तरीके से चिकित्सा करता है, न स्खलु तु जातुचित, कभी भी गलती नहीं कर सकता, इसकी गारंटी अष्टांग में 12 बात 64वां श्लोक आपको गारंटी देता है। ये दशविक परीक्षण, इसका इस्तेमाल करते वक्त जब व्याधि संकर आएगा, वो पेशेंट बोलेगा मुझे बीपी भी है, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे थायराइड भी। ऐसे आज के ये 3 व्याधि लेके तो लोग आते ही है कंपल्सरी। अब यहाँ तुम्हारा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, वो बेचारा बीपी डायबिटीज थायराइड वाले के पास जाके आता है, एंडोक्राइनर बीपी के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट वाले के पास डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के पास दूसरी फाइल, और डायबिटीज वाले की तीसरी फाइल, और फिर चौथी फाइल बहुत घुटने दुख रही है, संडा साफ नहीं रही। तुम क्या हो जाता है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तुम्हारे दिमाग में बीपी डायबिटीज घूमने लगता है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए, प्रधान वेदा क्यों आया है भाई, पहले वो लिख लो, बाद में वो पूरी दिल्ली घुमा के आएगा और तुम बाद झंडे वाली दवाई देंगे उसको, है ना। ऐसा हो सकता है, पेशेंट घुमा के तुमको अच्छी तरह घुमा सकता है।
यहाँ उसको लिखना है कि घुटने दुख रहे और पेट साफ नहीं हो रहा, इसलिए प्रधान वेदना हमारी है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चाहिए, तो यहाँ चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, उसका बीपी 220 बाय 110 है, वो उसका काम है ना, उसको बोलना तेरे डॉक्टर को पूछ, वो गोली देने के बाद बीपी नहीं अच्छा हो रहा है, हमको मालूम है ठंडा साफ नहीं, इसलिए तेरा बीपी बढ़ा हुआ है, हम उसकी बीपी कम करने की दवाई देंगे, लेकिन फालतू में उसके बीपी की दवाई में इंटरफेयर हमने नहीं करनी है, ध्यान में रखना। हमको बस्ती दिया कि बीपी कम हो जाएगा, उसको बस्ती दे देना, बीपी कम कर देना, तो उसके लिए प्रयोग करना है। लेकिन जब आपको संप्राप्ति बनानी है, ये घुटने दुखने की या बीपी की, तब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ संधि क्या है, मध्यम रोग मार्ग का व्याधि है, उसमें शिरो हृदय पश्चादि, थायराइड भी आ गया, बीपी भी आ गया और प्रमेय भी आ गया, यानी इसके ये तीन तो व्याधि संकट दिख रहे, लेकिन ये अलग अलग स्थान में अलग अलग खव में है, यानी उनको तीनों को अच्छा करने के लिए बस्ती से हमने शुरुआत कर दी तो पहले बीपी कंट्रोल आ जाता है, फिर अग्नि की चिकित्सा हमने करवा दी तो डायबिटीज पैनक्रियास सुधर जाता है, अग्नि की चिकित्सा अच्छी करने के बाद तो डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है, उसका पर ही बता देते परिचित जानने वगैरह, और फिर उसका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कम हो गया, प्राणायाम बता दिया तो थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है। तो घुटने दुखने की ट्रीटमेंट से ये सब तीनों भी हम अच्छे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में आ सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी है, वो जो जिसको हम घुटने की ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको जानना आना चाहिए कि एलोपैथी वाले की नहीं फायदा हो रहा था, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई से मेरा बीपी भी नॉर्मल में आ गया, मेरा शुगर भी नॉर्मल में आ गया, मेरा थायराइड भी नॉर्मल में, ये उसको आपको याद करके देनी कि हमारी वजह से तो अच्छा हुआ है, वो तो तेरे को बिगाड़ रहे थे, सब खड्डे में डाल रहे थे, ये तुमको बताना जरूरी है। इसलिए दशवीं परीक्षा में व्याधि संकर हेतु ढूंढने के लिए बहुत अच्छी आपको मदद मिलती है, उसके तरफ आपको ध्यान देना है। फिर भागवत की दशवीं परीक्षा में चरक की विमर्शन 8वां अध्याय 94वां श्लोक आपको उसका पीपीटी में मिल जाएगा, विकृति सारता समता व्यायाम शक्ति आहार शक्ति प्रकृति वैसा सत्व। अभी मैंने जितना इजी इधर बताया, आप चरक का भी दशवीं परीक्षा निकालो और पेशेंट को चेक करो, निदान करके दिखाओ, जो निदान करके देगा वो दशवीं परीक्षा से सूक्ष्म समीक्षा करके देगा, उसको 1000 रुपये भी, यानी चरक कहाँ काम करता है, वाग्वट कहाँ काम करता है, आपको समझना आना चाहिए इसके लिए। इसका मतलब चरक गलत है ऐसा नहीं, चरक जड़ है, समझने के लिए जड़ है तो गद्यात्मक है, गद्य से, ये पद्यात्मक है वाग्वट, इसे समझ में आ चला। और चरक में क्या है, तो होशियार गुरु ने होशियार शिष्यों के प्रश्नों को दिया हुआ उत्तर, यानी चरक संहिता है, यानी पूरा जैसा वाग्वट में कंपाइल करके आपके हाथ में दिया है, एकदम आगम सिद्धत्व दिया है, जिससे सिद्ध विद्या कुछ किया नहीं। अग्निवेश कुटी तंत्र लाया, अग्निवेश ने उल्टा सुल्टा डायरी लिखी थी, उसने बोला रहे ऐसा सूत्र स्थान वाला चिकित्सा स्थान में ऐसा किया, आज भी चरक में उल्टा सुल्टा है, यहाँ से उठना पड़ता है, फिर डायरेक्ट उत्तर तंत्र में उसका उत्तर मिलता है, वाक्य प्रकार उत्तर तंत्र में मिलता है, वाक्य वायु 5 प्रकार जो है, पित्त के कब के कहा प्रकार दिए है क्या, सुश्रुत में है क्या, नहीं है, क्योंकि इसने आगम सिद्धत्व करके दिए। और ये क्यों नहीं है, उसको कोई मालूम नहीं, आता नहीं कि तब उसका अग्निवेश को कौन सा आयुर्वेद आता था, तो ब्रह्मासुर था, जो ब्रह्मा ने स्मरण किया था वो आता है, प्रजापति ने जगृत किया वो आता है, भारद्वाज ने वैसे के वैसा उनको दिया है, आत्रेय जी को वैसे के वैसा आता है, आत्रेय ने अग्निवेश जो भेष है वो वैसे के वैसा दिया है, और उसके बाद में फिर चरक ने उसके ऊपर प्रतिसंस्करण किया और कुछ चीजें गुम गई आक्रमण में, और इसके लिए अभी जो चरक संहिता है वो जो शिल्लक है उसमें हम हमारा खाना पीना दाना पानी चालू है हमारा, तो इसलिए उस चरक संहिता का इस्तेमाल करके जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, चरक संहिता में चरक का अध्ययन करता हूँ या चरक से ही चिकित्सा करता हूँ, उसके ट्रीटमेंट में स्वरूप के सोना सुच्छेकर ग्रोथ व चिंतामणि ये होता ही है। अब इतना बड़ा चरक उसके पास है, तू पाठ किया है, तेरे को ग्रोथ व चिंतामणि लिखने की क्या जरूरत है, तो जरूरत क्यों है, तो उसका कार्यकारण भाव उस चरक का जो तत्र श्लोक है वहाँ दिया हुआ है, इस तत्र श्लोक हर अध्याय के नीचे तत्र श्लोक है, इस अध्याय में क्या क्या दिया है, गुरु शिष्यों ने जो चर्चा की उस चर्चा के ऊपर इस अध्याय में आपको क्या क्या मिलेगा, उसको बोलते मीमांसा। एक श्लोक के 4-5 प्रकार
से आप उसके बारे में सोच सकते हैं। उसको संस्कृत में उसको मीमांसा प्रकार होते हैं। और मीमांसा करने के लिए चलेंगे उसके में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। इस पेशेंट में इस श्लोक में कौन सा अर्थ हमको एग्जैक्ट चाहिए उसका हमको इस्तेमाल करते आना चाहिए। इसलिए ये जो दशविध परीक्षा है वाग्भट की, इसको आपको पाठ करना है और हर पेशेंट में इसको इस्तेमाल करने की आपको कोशिश करना है। सारा सरत्व एक मुद्दा निदान के लिए रखा है, वो बाद में आया, उसको आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ निदान का कार्यक्रम पूरा वाग्भट का खलास करता है, वाग्भट खलास करता है। और सूत्र स्थान है तो वाग्भटा बोलता है सब चलो आपको सामान्य चिकित्सा भी यही बोलते थे। चरक में भी वैसा ही है। दीर्घम जीवित अध्याय पहला है। पहला बोलता है कि ज़्यादा टाइम ज़्यादा जिंदगी जीना है तो मैं बोलता हूँ ऐसा काम कर। उस अध्याय में वही है सब, यानी स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण पूरा दीर्घम जीवित अध्याय में इतना बड़ा अध्याय है। जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि उसको खलास होते होते इतना टाइम लगता है, इतने सारे मुद्दे उसमें दिए हुए। अभी सब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण में आदमी को एक बार बता दिया कि सबले ब्राह्मण मूर्ति उत्तिष्ठ ये सब करना है तो आदमी बीमार होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जो थोड़ी बहुत छुटपुटी उसको तकलीफ होगी, वो तकलीफ तुरंत उसने खुद ने खुद कम करनी है। इसलिए उसने क्या किया, दूसरा अध्याय दिया षड विरेचन शताश्री। यानी तेरे को क्या हो रहा है, रक्त की दृष्टि दिख रही है तेरे इसमें, तो रक्त प्रसादन गाड़ ले तेरे को क्या तकलीफ है। यानी जो अपन नुस्खे बोलते हैं ना, तो सामान्य वो सब षड विरेचन शता है। उसमें क्या है, 10 वनस्पति है। उस 10 वनस्पति का एक काम पित्त शामक है, लेकिन हर एक की रसोई का गुण कर्म अलग अलग है। हर एक का बाकी काम भी है, लेकिन उसमें से एक काम है पित्त शामक। जैसा पित्त शामक में दुर्वा तीक्ष्ण उष्ण गुण कम करेगी, कौणनिम्ब रूप स्निग्ध गुण कम करेगा, वासा द्रव गुण कम करेगा। ये उसका सामान्य विशेष सिद्धांत यहाँ भी लागू हो जाता है। ये जो जितने जीवनीय गण ब्रुहणीय गण देखिए, उसका काम क्या है, ब्रुहण करना है। लेकिन सबका काम एक ब्रुहण करना है। वो सामान्य तुमने तो बोली जाएगी ब्रुहण हो गया, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म निदान करके ब्रुहण करना है तो फिर वाद प्रकृति का है। उसका अभ्यंग के साथ फिर ब्रुहणीय गण दिए गए तो उसका ब्रुहण होगा, तो होगा नहीं। कार्शे कार्शोष्ण है, कामित है, कंप है, क्या आना है, कैसे कुछ, ये सब एक एक लक्षण कम करना पड़ेगा उसका, वाद वाले का वाद का शमन करना पड़ेगा, तब उसका ब्रुहण होगा। ब्रुहणीय गण तब काम करना। इस तरीके से आप देखो एक एक अध्याय का कैसा आगे आगे वो पेशेंट वो आदमी जाता है, होशियार उत्तर तंत्र तक कैसे जाता है, दूल्हा दूल्हा संपूर्ण कैसा उसका लेना देना रहता है, तो आपको समझ में आ जाता है। तो इसलिए वात का उपक्रम, पित्त का उपक्रम, कफ का उपक्रम, सामान्य उपक्रम सूत्र स्थानियों से दे दिया है कि आपको वात का व्याधि वाला पेशेंट आता है या वात दोष वाला पेशेंट है, तो आपको क्या करना है, तो वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु, इतना काम करना है। स्नेहन करना है, स्वेदन करना है और मृदु शोधन करना है। मृदु गमन, मृदु विरेचन, मृदु बस्ती, मृदु नस्य, स्वादु आम्ल लवण उष्णानि भोजन्य अभ्यंग। स्वादु आम्ल लवण और उष्ण ऐसा भोजन लेना है, अभ्यंग करना है और मर्दन करना है। बाद में क्या क्या बताया, अभ्यंग के बाद मर्दन बताया, कफ में अलग है उष्ण मर्दन होना। अभ्यंग के बाद मर्दन करना है उसमें। वेष्टनम जाट चलता करके सुना है, तो उसके हाथ पाँव सूखेंगे नहीं। तो आसनम सेको, मध्यम पौष्टिक वर्गम, मध्य देना है। कैसा देना है, पिष्ट में पता कार्बोहाइड्रेट युक्त मध्य देना है, मध्यम पौष्टिक वर्गम। स्निग्धोष्ण बस्तिया, बस्ती कैसे देना है, स्निग्ध उष्ण। बस्ती नियम अनुवासन है तो कुछ तो भी खाने के बाद देना है, निरो है तो उसके बाद खाना खाने को देना है। सुखशीलता बेड रेस्ट, आराम करने को बोलना है, तो बात शमन जल्दी हो जाता है। दीपन ही पाचन ही सिद्ध, दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध। स्नेहाश्च अनेक योनिया, दीपन पाचन सिद्ध घृत, दीपन पाचन सिद्ध वसात, दीपन पाचन सिद्ध मज्जा, दीपन पाचन सिद्ध तेल, अनेक योनिया। उस पेशेंट को वसा की जरूरत है क्या, वसा उसके शरीर में मच्छर भी मांस धातु का क्षय हो, वह वसा तो कुछ दिख रही नहीं है। हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपनी, मज्जा तो कुछ दिखने नहीं है, मज्जा देंगे तो मज्जा सिद्ध तेल या मज्जा सिद्ध घृत में दीपन पाचन द्रव्य डाल के उसको देना है। स्नेहाश्य अनेक योनिया विशेषान,
सामान्य तो इतना बात पेड़ी में करना ही है, पित्त वाले पेड़ी में पित्त के प्रकार बताए वो करना ही है। और आखिरी में होता है विशेषण मेध्य पीशित रस तेल और अनुवासन। कम से कम आपको बहुत घाई है, ओपीडी में ज्यादा पेशेंट है, आप कम से कम उस पेशेंट को यदि वो मांसाहार करता है तो मांसरस पी, मांसरस ये बात का शमन करता है, संतर्पण करता है। अब तेल लेना है, तेल तिल्ली का तेल पी, खोपरे का तेल पी, बादाम का तेल पी, या बस्ती के लिए। अब अनुवासन, यहाँ निरोग क्यों नहीं आया, अनुवासन ही क्यों आया? वातवादी में भी निरोग का कोई वर्णन नहीं है, विरेचन पहले दिया है, बाद में तेल का बस्ती दिया है, लेकिन निरोग नहीं आया, ये ध्यान में रखना है। यहाँ प्राय निराम अवस्था दिमाग पे रख के अनुवासन ये शब्द आता है, यानी अनुवासन और वात का श्रवण करने वाला जो कल बस्ती है वो अनुवासन बस्ती। इसलिए मृदु शोधन करना है तो अनुवासन का बात उसको याद दिया है, ये उपक्रम उस पेशेंट को करना है। अभी कैसे करना है, तो संदिग्ध बात वाला पेशेंट तुम्हारे पास घुटने दुखने वाला है, आपने स्नेह से पहले बात पूर्ण दूसरी स्पर्शा प्रसरणा कुंच वेदना करके डायग्नोसिस किया है, संदिग्ध बात है। तो संदिग्ध बात की चिकित्सा क्या है? शिरा स्नायु संदिग्धते प्राप्ते स्नेह बाह्याभ्यंतर दाह नागनी करना और उपनाह पोटिस बनना, स्नेह दाह उपनाह, ये तीन चीजें करनी। ये क्या है? संदिग्ध बात की विशेष चिकित्सा है। यहाँ गलतियाँ क्या होती है, तो वागवट में दिया है ना स्नेह दाह उपनाह, तो स्नेह दाह उपनाह ही किया जाता है और पेशेंट कुछ अच्छा होता नहीं, क्योंकि वो विशेष चिकित्सा है। पहले सामान्य चिकित्सा हमने की क्या, स्वादु अम्ल लवण स्नानी भोजन नहीं किया कि उस पेशेंट का संदिग्ध बात का नहीं किया, इसलिए उसको पेशेंट होता है घुटने का सेका, तब तक पिंड किया था अच्छा लगा, बाद में मुझे तकलीफ वापिस चालू हो गई, तो साधु और अम्ल लवण स्नानी भोजन नहीं किया। घर पे आप वर्धन वर्धन किया क्या, उसने घुटना दुख रहा है आप पिंड घुटने को कर रहे, पर बाकी बदन को आप पिंड किया क्या? ये सामान्य चिकित्सा सूत्र का इस्तेमाल उस प्रोटोकॉल में आपको करना ही है। मर्दनम किया क्या, तो उसका घुटने के साथ पूरे बदन को आप अभ्यंगम मर्दन करते हैं और फिर घुटने को फायदा कितना मिलता है आप देखिए तो 4 गुना ज्यादा है। उसको बोलना है घुटना दुख रहा है, उसको वेस्टर्नम बांध के सोना है, त्रासनम, त्रासन का कार्य कारण भाव अलग अलग है। वातवादी वाले का स्वभाव ऐसा रहता है कि उसके बलवान आदमी है तो उसको नमस्कार करेगा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और उसके अबलवान आदमी मिला तो उसको क्या करेगा, दम देगा, अरे सुनता है कि नहीं, नहीं तो फिर ऐसा देखूंगा वैसा देखूंगा, तो उसने दम दे दिया, नहीं निकलती हो गई। ये जो विषमावृत्ति है, ये लोग क्या करते हैं, परहेज करते नहीं, या वो जल्दी उनके माइंड में घुसना है कोई भी चीज पथ्य लेने चले, इनको ये त्रासन चिकित्सा की तो डर के मारे जैसा प्रोटोकॉल बताया वैसे वो करने के लिए तैयार थे। और बहुत सारे त्रासन के मुद्दे आते हैं, लेकिन कम से कम एक मुद्दा ये ध्यान में रखना है, सेको मध्यम पौष्टिक मध्यम, फिर उसको सामान्यतः आहार में उसको बता देंगे कि बदनारिष्ट खाना खाने के बाद मिले, या कोई भी अभी जो धान्य आता है, धान्य का जो मध्य बनता है वो तू ले सकता है। तो क्या करता है, तो दीपन पाचनानुलोमन करने के लिए मध्यम पौष्टिक होता है, तो आराम कर, खाना खाने के 1 घंटे बाद शतकोरी कर वाम पक्षी कर ले, तो सुखशीलता, ये जो प्रकार है वो उसमें पहले ही हम देते हैं। संदिग्ध बात में बस्ती का वर्णन आया क्या, हम तो बोलते हैं वात के लिए बस्ती, वातस्थान के लिए बस्ती, पक्वाशय बात की उत्पत्ति है, संदिग्ध बात की चिकित्सा में क्या बस्ती है। फिर मास्टर लोग बोलते नहीं कहीं बस्ती लेने की जरूरत नहीं, बस्ती नियम इधर दिया है, ये करो और उसके साथ वो करो तो रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए बस्ती कंपल्सरी तुमको काढ़े का तेल का देना ही पड़ेगा, सुगर शिकता करनी ही पड़ेगी, दीपन पाचन व्यवस्थित तुमको करना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना। वैसे पित्त से उपक्रम, पित्त में आहार कम विहार ज्यादा दिया है, क्योंकि पित्त में विहार जो है, पित्त के जो गुण है, तत्र तीक्ष्ण उष्ण लघु पित्त तस्में तीक्ष्ण उष्ण लघु उसको कंट्रोल करने के लिए पहला ही लाइन आहार का शोधन का है और बाकी सब विहार है। पित्त से सर्पिशापान, पित्त वाला आया तो उसको घी पहले लिख देना ट्रीटमेंट में, 1 चम्मच घी सवेरे 1 चम्मच खाना खाने के लिए चाटना चालू कर दे। स्वादु शीत विरेचन है, स्वादु और शीत द्रव्यों का विरेचन पित्त वाले को
प्राय कंपल्सरी देना है, कम से कम पहले वो भी देना है। स्वादुषित विरेचन कौन सा है? तो बावा है, अमलदास जो श्रवसन है, लेकिन स्वादुषित विरेचन है। स्वादु तिक्त कषायाने, मधुर तिक्त और कषाय, भोजनानी औषधानी च, ये रसों से सिद्ध भोजन भी देना है पित्त वाले को और औषध भी देना है, तो जल्दी उसका पित्त का शमन हो जाता है। तो यहाँ से पूरा उसका इस पेशेंट का विहार शुरू होता है। सुगंधी शीतल उद्यान गंधानाम सुगंधी शीतल हृदय से गंध लगाना है, और वो गंधे घोड़ा नाम, हारा नाम, हार पहनने, मणि नाम, कर्पूर चंदन उशीर लेप बार बार लगाना है उस पेशेंट को। चाहा वाला पहनना है तो हम शनि शनि लेप का लगाते हैं, हम एक बार लगवा देते हैं, उसको बोलना रात को लगाना, बाद में आधे घंटे में दौड़ाना। तो शनि शनि लगाते नहीं, इसलिए हमको रिजल्ट मिलता नहीं लेप का। चंद्रमा हारा गीतम हिमो सुखम धारा प्रिया शिला शीतांबु धारा, यानी पानी की धारा वाले वाला घर, या पुरानी सूती का सलीलाशय, यानी तालाब के किनारे बैठना वगैरह, संबोध जलाते रहते, काय माने ध्रुवाकुले, यहाँ तक सब बिहार दिया है। अभी विशेष पित्त में सौम्या भावापया सर्पी विरेकस्य विशेषता, यानी पित्त में कम से कम क्या देना है? दूध देना है, घी देना है, विरेचन देना है। इतना तो कंपल्सरी उस पेशेंट को आपको देना ही है, जिससे आपको पित्त वाली की पहली लाइन आप ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, फिर रक्तमोक्षण और बाकी चीजें उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। कप का उपक्रम है श्लेष्मणो विधिना युक्तम तिष्ठम वमन विरेचनम, कफ का विधिना युक्त करना है, यानी कफ वाले को वमन कैसे करना है? जो शास्त्रोक्त विधि दिया है, पाय घिसने, पार वगैरह वगैरह, विश्राम काल, विधिना युक्तम तिष्ठम वमन विरेचनम, विरेचन भी वैसे ही करना है विधिना युक्तम, लेकिन कपांते विरेचन करना है, अपिदेशनात् वमन करना है। अन्नम, खाना कैसे चाहिए? रुक्षम अल्पम, वृक्ष साड़ी किला है, अल्प साड़ी किला है, तो उसमें हल्दी नमक तीखा लगा था। तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त और कषाय रस, इस रसों का आहार उसको देना है। अन्न कैसे देना है? वृक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषाय का। दीर्घ काला स्थितम मध्यम, पुराण मध्य उसको देना है। रति प्रीति प्रजागति, अनेक रूपों व्यायाम, सवेरे सूर्य नमस्कार कर लिया, क्या दोपहर को खाने के बाद पैदल घूमना है, 4 बजे योगासन करना है, 7 बजे वापस शतपौली करनी है। अनेक रूपों व्यायाम, चिंता रुक्षम विवर्धन, उसका ऐसा जवाब देना है जिससे उसको हमेशा चिंता नहीं है। रुक्षम और विवर्धन, मर्दन कैसा करना है इसका? वहाँ अभ्यंगम मर्दन है इस बात में, या बोलता है रुक्षम विवर्धन, रुक्षण करना है और फिर मर्दन करना है। विशेष अभी जो अभी अभी आई थी, ये सवेरे भी एक बारी आई थी, पूरा बदन दुख रहा है, यहाँ क्या करना है? तेल कम लगाना है और मर्दन ज्यादा, रोशन ज्यादा करना है, टॉवेल से नैपकिन से तो विवर्धन। विशेषात, विशेष क्या करना है कफ में? तो वमनम, विशेषात वमन कम से करना है। यूषम शौद्रम वेदोक्त औषधम, विशेष क्या करना है? तो वमन करना है, यूष बुध का यूष देना है, बुध का पानी देना है, और शौद्र है शहद देना है, वेदोक्त औषध। फिर बाकी उपक्रम में आ जाते हैं। धूमो उपवास गंडूष निःसुखत सुखाय, धूमवान देना है, लगन करवाना है, गंडूष करवाना है, और निःसुखत सुखाय, तो उसको कभी सुख मिलेगा नहीं, इसी उसकी लाइन लगा दी है कफ वाले को। ऐसे 3 उपक्रम है, इनको हमेशा तुम्हारे वाद व्याधि जो अभी पक्षाघात से लेके जितने वाद व्याधि आएंगे उसमें तुमको उसकी जो अर्धिते नामोनर मुर्नितला, फेशियल पॉलिसी इतनी सी है क्या? नामोनर मुर्नित से अच्छा होता है क्या? नहीं होता। उसको वातर से उपक्रमा, सर्वांग स्नेहन स्वेदन बस्ती ये सब करना पड़ेगा, तब जाके वो आदेश नाम बोलते हैं। स्नेहनम स्नेह सबते पक्षाघातम विरेचनम, इसीलिए की लाइन में बता दिया है, क्योंकि उसको बोलना ये सब सूत्र स्थान में दिया है, इसके तरफ ध्यान दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए सामान्य विशेष चिकित्सा
सूत्र स्थान में देखी थी सामान्य और विशेष चिकित्सा चिकित्सा स्थान में। इस तरीके से वाग्भट का निदान और वाग्भट का चिकित्सा का उपक्रम जो आपको अब इसको तुम्हारे चिकित्सा उपक्रम में डालना है। शोधन, शमन, निदान, परिवर्जन, रसायन और ऋतु शोधन में डालना है। कोई भी व्याधि हो, कैंसर से लेके प्रतिशय तक, इसको पहले याद क्या आना चाहिए कौन सा शोधन करना है, फिर याद क्या आना चाहिए कौन सा शमन देना है, फिर क्या याद आना चाहिए उसका निदान परिवर्तन कौन सा करना है। ऐसा आप ध्यान देंगे तो काम सीधा हो जाएगा। इस तरीके से निदान का पार्ट कंप्लीट। अभी चिकित्सा का कल परसों बताता था।